नमस्कार साथियों, बीपीएससी ट्री 3.0 परीक्षा में एनसीईआरटी साइंस से पूछे गए क्वेश्चंस के विश्लेषण वीडियो में आपका स्वागत है। यह परीक्षा बीपीएससी ट्री 3.0 15 मार्च को हुई थी, जो कि रद्द कर दी गई थी। और सेट सी के प्रश्नों का जो एनसीईआरटी साइंस से पूछे गए हैं उन प्रश्नों का विश्लेषण आपके सामने है। पहला प्रश्न है, ध्वनि के मापन की इकाई को क्या कहा जाता है? तो जो साउंड की इंटेंसिटी होती है, जो साउंड को हम मापते हैं वो हम डेसिबल में मापते हैं, डेसिबल। और चूँकि विकल्प में यहाँ पे वोल्ट एम्पियर वाट दिया हुआ है, और तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। और जो यहाँ पे अन्य विकल्प दिए हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो एसआई मात्रक होता है वह वोल्ट होता है, और इसके अलावा विद्युत धारा का इलेक्ट्रिक करंट का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, और इसके अलावा विद्युत शक्ति जिसको हम इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं उसका एसआई मात्रक वाट होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, तीनों चीज़ें अगली बार पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण से पीलिया रोग फैल सकता है? तो जो पीलिया रोग होता है उसको इंग्लिश में जॉन्डिस कहते हैं। जॉन्डिस या पीलिया रोग प्रदूषित जल से फैलता है। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जल। तो ये किस प्रकार के प्रदूषण से? तो जल के प्रदूषण से फैलता है। आइए जानते हैं पीलिया रोग के बारे में। ये जो है प्रदूषित जल से फैल सकता है, इसके अलावा गंदे जल या भोजन से फैल सकता है। प्रदूषित वायु से क्या चीज़ें फैल सकती हैं? तो हार्ट स्ट्रोक। आपको ध्यान रखना है कि एयर पॉल्यूशन से हार्ट स्ट्रोक, फेफड़े का कैंसर हो सकता है, अस्थमा का समस्या हो सकता है। इसके अलावा सीओपीडी जिसको क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ कहते हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए थर्मल की, तो थर्मल से जो प्रदूषण होता है थर्मल प्रदूषण बोला जाता है, थर्मल पॉल्यूशन। और यहाँ पे जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं वहाँ पे जो है जल को शीतलक जिसको कूलेंट बोलते हैं तो उसके रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से पानी बहुत ही हाई टेम्परेचर पे होता है। फिर उन जो हाई टेम्परेचर का जो जल होता है उसको वाटर बॉडीज़ में आसपास के जो जलीय क्षेत्र होते हैं जो है नदी वगैरह में डाल दिया जाता है, जिसके कारण जो जल का तापमान है उस जलीय स्थान पे, तो वहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और इसी प्रक्रिया को हम थर्मल प्रदूषण बोलते हैं। और इससे जो है जलीय जीवों में तमाम प्रकार की बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। तो आपको थर्मल प्रदूषण के बारे में ध्यान रखना है। फिर आगे है बीओडी जिसको जैविक ऑक्सीजन की मांग बोलते हैं, और बीओडी को इंग्लिश में बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो यहाँ प्रश्न है कि बीओडी जैविक ऑक्सीजन की मांग की उच्च मात्रा इंगित करती है। तो यहाँ पे जो आपका प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पानी बहुत प्रदूषित है। तो जो आइए समझते हैं बीओडी के बारे में। और बीओडी क्या होता है? तो बीओडी को हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं, हिंदी में जैविक ऑक्सीजन की मांग बोलते हैं, और यह जल में जो घुलित ऑक्सीजन की मात्रा होती है उसको दर्शाता है। तो अगर यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि अगर हाई बीओडी होता है यानी उच्च बीओडी होता है तो क्या होता है? जल में जो घुलित ऑक्सीजन होता है, पहला चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो जलीय जंतु होते हैं जैसे मछली वगैरह, तो वो क्या करते हैं, वो घुलित ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है पानी में उसके रूप में ऑक्सीजन को लेते हैं। तो वो डायरेक्टली ऑक्सीजन को, जैसे हम एयर से लेते हैं ऑक्सीजन को, तो वैसे जो जलीय जंतु होते हैं वो पानी में जो घुला हुआ ऑक्सीजन रहता है जिसको हम घुलित ऑक्सीजन बोलते हैं, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन बोलते हैं, उसको वो ग्रहण करते हैं। और जब हाई बीओडी होता है या उच्च बीओडी होता है तो उसका मतलब होता है कि जल में जो घुलित ऑक्सीजन की मात्रा वो बहुत कम हो गई है, और इसके वजह से जो हम यह संकेत होता है कि जल बहुत अधिक प्रदूषित है। तो आपको यह ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर लो बीओडी का प्रश्न आए या निम्न बीओडी का प्रश्न आए तो इसका मतलब होता है जल में जो घुलित ऑक्सीजन की मात्रा है वह सामान्य है या कम है। ठीक है, तो आपको मतलब यह ज़्यादा है कह सकते हैं, और जो जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा है वो सामान्य है, और इसके अलावा जो जल है वो जलीय जीवों के लिए उपयुक्त है। तो आपको यह ध्यान रखना है। और लो बीओडी जो है ये भी दर्शाता है कि जो आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि पानी कम प्रदूषित है, तो जब पानी कम प्रदूषित की बात आएगी तो यहाँ पे जो है निम्न बीओडी हो जाएगा, निम्न बीओडी। और पानी बहुत प्रदूषित है तो इसका मतलब है हाई बीओडी, उच्च बीओडी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका, मल के द्वारा प्रदूषित पानी में मछलियों की मृत्यु हो जाती है। तो ये प्रश्न आपका पिछले प्रश्न से ही संबंधित है। और मल के द्वारा प्रदूषित पानी में मछलियों की मृत्यु क्यों हो जाती है? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और इस प्रश्न का अगर और उचित जवाब हम देखें तो भी हमने ऊपर पढ़ा है कि घुलित ऑक्सीजन। तो इस प्रश्न का जो और अच्छा आंसर होगा वो हो जाएगा घुलित ऑक्सीजन की कमी से। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन की कमी से, और बेहतर आंसर क्या हो जाएगा? घुलित ऑक्सीजन की कमी से।
इसकी वजह से मछलियों की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि हाई बीओडी हो जाता है। जब जैसा कि हमने ऊपर देखा है, हाई बीओडी हो जाता है क्योंकि प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो गया है, तो बीओडी बहुत उच्च हो जाता है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण जनित विकार है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस जो होता है वो फ्लोरीन के प्रदूषण से होता है, और फ्लोरीन। और इसके अलावा अगर अन्य उदाहरण हम देखें प्रदूषित जनित विकार के, तो प्रदूषित जनित विकार में एक फेमस है आपका मीनामाटा। और मिनीमाटा जो है किससे होता है? तो ये जो है मरकरी या पारे के जो है प्रदूषण से होता है, तो पारे के प्रदूषण से होता है। आइए आगे हम डिटेल में समझते हैं। तो प्रदूषण जनित जो विकार होते हैं वो आपके दो प्रकार के हैं, जैसे दो उदाहरण है यहाँ पे। पहला फ्लोरोसिस है जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है, और दूसरा है मिनामाटा। तो आगे के लिए आपको ध्यान रखना कि पारा विषाक्तता को जो है मिनामाटा बीमारी बोलते हैं, और मरकरी पॉइजनिंग इसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्योंकि पारा को मरकरी बोलते हैं इंग्लिश में। और मिनामाटा जो बीमारी है जापान में इसकी शुरुआत हुई थी 1956 में। हुआ क्या कि जो समुद्र का पानी था, समुद्र के पानी में जो है पारा विषाक्तता हो गया, यानी मरकरी पॉइजनिंग, मरकरी उसमें जो है मरकरी का जो है प्रदूषण हो गया जल में। और उसके बाद उस जल को जो है मछलियों ने ग्रहण किया। उसके बाद उन जब मछलियों को समुद्र के आसपास रहने वाले लोगों ने उसका सेवन किया मछलियों का, तो वहाँ से उनको जो है ये मिनामाटा नामक बीमारी हुई। चूँकि ये जो मतलब बीमारी फैली थी वो मिनामाटा नाम के जापान के गांव में फैली थी, तो इस वजह से इस बीमारी का नाम मिनामाटा बीमारी रखा गया। और इसके अलावा जो आपको अगला ऑप्शन दिया है वो न्यूमोकोनियोसिस बहुत महत्वपूर्ण है, और इससे भी संबंधित प्रश्न पूछा गया था। ब्लैक लंग डिसीज़ का, काले फेफड़े का रोग किसको कहते हैं? तो न्यूमोकोनियोसिस को जो है ब्लैक लंग डिसीज़ बोलते हैं। और यह एक हिसाब से व्यवसाय संबंधी बीमारी है। तो व्यवसाय संबंधी बीमारी का मतलब होता है कि जो लोग खान में, जैसे कोयले की खान होती है, माइंस होते हैं, निर्माण में, कंस्ट्रक्शन वगैरह में, धूल संबंधी कार्यों में जो लगे लोग होते हैं, उनको ये बीमारी हो जाती है। तो आपको न्यूमोकोनियोसिस के बारे में ध्यान रखना है। इसको ब्लैक लंग डिसीज़ भी बोलते हैं, काले फेफड़े का रोग भी कहते हैं, काले फेफड़े का रोग भी कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा में पूछा जा सकता है। फिर है, निम्नलिखित में से वह कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान होती है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। और यहाँ पे कई छात्र जो है अमीटर से भी कंफ्यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ गैल्वेनोमीटर और अमीटर में एक डिफरेंस होता है जिसको हम आगे देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि जो गैल्वेनोमीटर होता है, गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट द करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, और जबकि एमीटर जो है मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो विद्युत परिपथ में धारा की जो पहचान होती है वह गैल्वेनोमीटर से होती है, और अमीटर क्या करता है? विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जब मात्रा मापने की बात आएगी विद्युत धारा की, तब एमीटर जो है जवाब हो जाएगा। और जब विद्युत परिपथ में धारा की पहचान करना होगा, डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा, तो वहाँ पे गैल्वेनोमीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका गैल्वेनोमीटर। फिर अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो लगभग आपके जो 95% तक के क्वेश्चंस है, एक दो क्वेश्चंस को अगर हम छोड़ दें तो उनका संबंध एनसीईआरटी से ही है। और यहाँ भी प्रश्न एनसीईआरटी से पूछा गया है, जो आपका आई वाला चैप्टर है, आँख वाला, क्लास 10th एनसीईआरटी में। और आपको चाहे पीआरटी का आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे 6 to 8 मैथ साइंस ग्रुप वाले हों, छात्र हों, आप सभी को जो है 10th लेवल तक की एनसीईआरटी पे कमांड होना चाहिए। 10th लेवल की साइंस की एनसीईआरटी पे कमांड होना चाहिए, तभी आपका प्रश्न परीक्षा में सही होगा। मैक्सिमम जो प्रश्न वो सही हो पाएंगे। और अगर आप साइंस की जो है परीक्षा क्लासेस सरल शब्दों में चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है, सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वातावरणीय अपवर्तन। और आगे हम लोग देते हैं, और इसको जो है इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो जो सितारों की चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया होती है वो वातावरणीय अपवर्तन या एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन जिसको बोलते हैं, इसके कारण होती है। और ऐसा क्यों होता है तुम समझते हैं, क्योंकि पृथ्वी का जो वायुमंडल होता है उसके कारण ये प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है वो पृथ्वी के वायुमंडल के कारण
होता है। और इसके उदाहरण जो एनसीईआरटी में आपको दिए हैं, पहला तो है सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया, जो आपका प्रश्न में पूछा गया, ऑप्टिकल फिनोमिना ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। इसके अलावा अगर बात की जाए कि अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त, जो सूर्योदय है हमें 2 मिनट पहले प्रतीत हो जाता है और सूर्यास्त जो हमें 2 मिनट बाद प्रतीत होता है। तो सूर्योदय में पहले प्रतीत हो जाता है तो इसलिए अग्रिम सूर्योदय, और साथ में विलंबित सूर्यास्त, ये दोनों किसके उदाहरण हैं? तो आपको ध्यान रखना है वायुमंडलीय या वातावरणीय अपवर्तन के, तो आपको ये ध्यान रखना। फिर है सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय, जो तीसरा एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका चपटी प्रतीत होती है, जो डिस्क होती है वो चपटी प्रतीत, फ्लैट प्रतीत होती है। तो ये भी जो है किसके कारण होता है? तो ये वातावरणीय अपवर्तन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा वातावरणीय अपवर्तन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि पोर्सिलीन मग में गर्म चाय पीना सुविधाजनक है स्टील के गिलास की तुलना में, क्योंकि? तो ये बात बिल्कुल सही है और इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा पोर्सिलीन जो है ऊष्मा का कुचालक होता है। और इसके वजह से होता क्या है कि जो मतलब जो ऊष्मा होता है, ये ऊष्मा को जो है अवशोषित नहीं करता है, ऊष्मा को अवशोषित नहीं करता है। तो इस वजह से जो पोर्सिलीन मग है वो जल्दी ठंडा होता है, और स्टील का जो ग्लास है ये जो है ऊष्मा को बहुत ज़्यादा अवशोषित करता है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। तो स्टील का ग्लास काफ़ी देर तक गर्म रहता है, इस वजह से जो है स्टील के गिलास के मुकाबले अगर पोर्सिलीन मग की बात की जाए तो वहाँ पे जो है चाय आसानी से जो है समय के साथ में ठंडी हो जाती है, क्योंकि पोर्सिलीन जो है ऊष्मा का कुचालक होता है और यह ऊष्मा को अवशोषित नहीं करता है, ऊष्मा को अवशोषित नहीं करता है। तो इसलिए आपका सही जवाब हो जाएगा पोर्सिलीन ऊष्मा का कुचालक है, बैड कंडक्टर है। फिर अगला प्रश्न है अवतल दर्पण द्वारा बनाया हुआ प्रतिबिंब। तो इस प्रश्न में काफ़ी सारे छात्रों को कन्फ्यूजन था। कई लोगों ने जैसे पढ़ा था कि जो एनसीईआरटी में दिया गया है कि आपका जो है जो मैक्सिमम केस होते हैं तो वहाँ पे जो है आभासी भी होता है, वास्तविक भी होता है, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना जो प्रश्न में ऑप्शन क्या दिया, हमेशा आभासी होता है। तो हमेशा तो आभासी नहीं होता है कि हर एक केस में होता हो, ऐसे हमेशा वास्तविक होता है तो हमेशा वास्तविक भी नहीं होता है। तो कई लोगों ने बी और सी को सही मान लिया था, जो कि गलत है। और इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हो जाएगा अवतल दर्पण द्वारा बनाया हुआ प्रतिबिंब। ये इसका जो सही जवाब होगा निश्चित रूप से वास्तविक होगा यदि वस्तु आभासी है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है यह हो जाएगा। और इस वीडियो में इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन देना मतलब काफ़ी टाइम टेकिंग है, तो इसको जो है अलग से आपको क्लासेस में समझाया जाएगा, जो एनसीईआरटी की क्लासेस हैं। और अगर आपको एनसीईआरटी की क्लासेस साइंस की चाहिए तो आप जो है कमेंट माध्यम से बता सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा कि कॉन्केव मिरर जो होता है उसके द्वारा जो इमेज बनाए जाते हैं वो निश्चित रूप से वास्तविक होगा यदि वस्तु आभासी है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 111 प्रश्न में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एम्फोटेरिक अणुओं में शामिल है? तो आपको एनसीईआरटी जो चैप्टर 1 क्लास 10th का जो एनसीईआरटी साइंस की बुक है वहाँ पे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के बारे में आपको बताया गया है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के उदाहरण आपको ध्यान रखने हो सकता है अगली बार परीक्षा में पूछ ले। तो यहाँ पे आपको जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड यहाँ पे जो है अणु पूछा है, वहाँ पे बुक में जो आपको दिया है एम्फोटेरिक ऑक्साइड के जो उदाहरण दिए एनसीईआरटी में, दो उदाहरण दिए गए हैं, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। तो होते क्या है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिड और बेस, अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। ऐसे ऑक्साइड्स को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। अगर हम इस प्रश्न पे आए तो निम्नलिखित में से कौन सा एम्फोटेरिक अणुओं में शामिल है? तो यहाँ पे जो एम्फोटेरिक अणु होते हैं, एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल, तो एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल या एम्फोटेरिक अणु क्या होते हैं उसके बारे में हम समझते हैं। तो जो एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल होते हैं ये ऐसे मॉलिक्यूल या ऐसे अणु होते हैं जो एसिड और बेस दोनों की तरह व्यवहार करते हैं, अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। और इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा जल। जल एम्फोटेरिक अणु का उदाहरण है। और इसके अलावा जो मैलिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, ये दोनों अम्ल हैं तो ये केवल एसिड की तरह, अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। और एसिटिक अम्ल भी चूंकि एसिड है, अम्ल है, तो यह अम्ल की तरह ही व्यवहार करेगा। लेकिन जल जो है एम्फोटेरिक जो है क्योंकि यह एसिड और बेस, अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करता है। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न है लुईस की अभिधारणा, लेविस कॉन्सेप्ट निम्नलिखित में से किसके बर्ताव को व्याख्यायित करती है? तो जो लेविस कॉन्सेप्ट होता है वो एसिड और बेस, अम्ल और क्षार दोनों के व्यवहार को दर्शाता है, अम्ल और क्षार दोनों के व्यवहार को दर्शाता है।
और यहाँ पे जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोटोनिक एसिड तो है ही, साथ में क्षार, ये भी सही हो जाएगा। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रोटोनिक एसिड का अगर उदाहरण देखें तो HCl, H2SO4 ये सब आपके प्रोटोनिक एसिड हैं जिसमें H आयन होता है। तो जिसमें H आयन होता है वो प्रोटोनिक एसिड होते हैं, और यानी जो H आयन दे सकते हैं उनको प्रोटोनिक एसिड बोला जाता है। और इसके अलावा क्षार जो है बेस, तो आपका जो है जो लेविस कॉन्सेप्ट है या लुईस की अवधारणा है वो क्षार और प्रोटोनिक एसिड दोनों के लिए जो है व्यवहार या बर्ताव को बताती है। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगले प्रश्न पे आते हैं, उदासीनीकरण प्रक्रिया का उत्क्रम क्या है। तो पहले हम उदासीनीकरण प्रतिक्रिया को समझते हैं। तो उदासीनीकरण प्रक्रिया किसको बोलते हैं, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को। तो न्यूट्रलाइजेशन जो प्रोसेस होता है उसमें होता क्या है, या रिएक्शन में होता क्या है, तो इसमें क्या होता है, एसिड और बेस मिलके साल्ट और वाटर का निर्माण करते हैं। तो और इसका अगर उदाहरण देखा जाए न्यूट्रलाइजेशन या उदासीनीकरण प्रक्रिया का, तो जो फेमस एग्जांपल है HCl प्लस NaOH, और ये क्या बनता है NaCl प्लस H2O। तो साल्ट और वाटर बनता है। तो जब एसिड, अम्ल और क्षार एक आपस में अभिक्रिया करके साल्ट और वाटर बनाते हैं, जल बनाते हैं, तो ऐसी प्रक्रिया को न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस या उदासीनीकरण प्रक्रिया कहते हैं। और अगर बात किया जाए, अगर हम इसको उल्टा कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा NaCl प्लस H2O। और जब भी किसी भी प्रोडक्ट के साथ में, किसी भी यौगिक के साथ में हम जल से रिएक्शन कराते हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस। जब भी हम जल से रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोलिसिस होता है, और इसमें फिर क्या बनेगा आपका HCl प्लस NaOH। तो ये HCl साथ में हो जाएगा और साथ में OH NaOH के साथ में हो जाएगा, तो HCl प्लस NaOH। यानी हमको जो है ये रिएक्शन वापस से मिल गई। तो इसका मतलब है कि जो उदासीनीकरण प्रक्रिया का उत्क्रम, इसका उल्टा क्या है, तो ये हाइड्रोलिसिस आपका सही जवाब हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे मैं हाइड्रोलिसिस को एक बार फिर से रिएक्शन लिख दे रहा हूँ कि आपका NaCl प्लस H2O, और ये क्या बनाएगा NaOH प्लस HCl। तो आपका हाइड्रोलिसिस यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 115, DNA का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है। तो आपको NCERT में बहुत ही डिटेल में समझाया गया है इसके बारे में, और NCERT का जब हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो वहाँ पे हम समझेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, तो DNA का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्रोमोसोम हो जाएगा, और NCERT में डिटेल में इसके बारे में दिया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा विद्युत धारा। ये आसान प्रश्न था। इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली होता क्या है, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। विद्युत लेपन महत्वपूर्ण है, NCERT में दिया गया है, आइए समझते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग किसको बोलते हैं, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग मूल रूप से धातु के क्षरण को रोकने के लिए, यानी धातु का नुकसान ना हो पर्यावरण में होने के साथ, और साथ में सजावटी उद्देश्यों के लिए, यानी अगर उसको हम सजावटी उद्देश्य के लिए प्लेटिंग करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस प्रक्रिया द्वारा। हाइड्रोलिसिस आपको ध्यान रखना है, एक धातु को दूसरे धातु पर चढ़ाने की प्रक्रिया होती है। एक धातु को दूसरे धातु पर चढ़ाने की प्रक्रिया को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग मूल रूप से धातु के क्षरण को रोकने तथा सजावटी उद्देश्यों के लिए हाइड्रोलिसिस द्वारा एक धातु को दूसरे धातु पर चढ़ाने की प्रक्रिया है। और उदाहरण देखें तो जैसे धात्विक जो चम्मच होता है, एक चम्मच है, तो चम्मच पे हम क्या करते हैं, कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं। तो इस वजह से जो है चम्मच में काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग भी हो जाती है, और साथ में उसका जो है क्षरण भी रुक जाता है। आगे बढ़ते हैं, हेपेटाइटिस से किस प्रकार की बीमारी है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा भोजन संदूषण। तो जो फूड कंटामिनेटेड डिसीज़ है, फूड कंटामिनेटेड, जब फूड या भोजन जो है कंटामिनेटेड रहता है, प्रदूषित रहता है, तो उससे जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं हेपेटाइटिस ए। आइए देखते हैं कि हेपेटाइटिस ए, बी और सी में क्या फ़र्क है। तो हेपेटाइटिस के बारे में जो आपको बेसिक जानकारी रखनी वो ये है कि यह यकृत, लीवर में सूजन संबंधी, लीवर इन्फ्लेमेशन रिलेटेड जो है ये बीमारी है। तो यकृत में सूजन संबंधी बीमारी है, और ये 3 प्रकार के हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। तो हेपेटाइटिस ए जो है ये हेपेटाइटिस ए वायरस से होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है, और हेपेटाइटिस सी वायरस से होता है। तो आप जो है हेपेटाइटिस ए के बारे में समझते हैं। तो यह
HAV वायरस यानी कि हेपेटाइटिस ए वायरस से होता है, और ये भोजन संदूषण की वजह से फूड कंटामिनेटेड डिसीज़ है। और इसके अलावा बात की जाए हेपेटाइटिस बी की, तो हेपेटाइटिस बी जो है हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है, वायरल संक्रमण होते हैं ये सभी। और ये आपका जो ए को छोड़ के बी और सी जो है ये वायरल संक्रमण होते हैं। तो फिर है HBV जो आपका हेपेटाइटिस बी वायरस है, वो इसमें क्या होता है, जो हेपेटाइटिस बी वायरस होता है हेपेटोसाइट्स को, जिनको यकृत कोशिकाएं बोलते हैं, लीवर सेल्स जो होती हैं उनको कमज़ोर कर देते हैं या मार देते हैं। तो इस वजह से जो आपका लीवर है, वो जो व्यक्ति इससे पीड़ित होता है उसका जो लीवर होता है, यकृत होता है, बहुत कमज़ोर हो जाता है। और इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति के रक्त में, ब्लड में, वीर्य में तथा शरीर के अन्य तरल पदार्थों में यह पाया जा सकता है। जो व्यक्ति संक्रमित होगा तो उसके रक्त, वीर्य और शरीर के अन्य तरल पदार्थों में हेपेटाइटिस बी वायरस पाया जा सकता है। इसके अलावा बात की जाए हेपेटाइटिस सी वायरस की, तो ये भी महत्वपूर्ण परीक्षा दृष्टि से संक्रमित रक्त के संपर्क में आने से ये होता है, और संक्रमित रक्त के संपर्क में आने से ये फैलता है। और इसके अलावा अगर इसका जो मेन रीज़न होता है असुरक्षित इंजेक्शन, किसी को जो गलत तरीके से इंजेक्शन दे दिया गया, पहले से इस्तेमाल किया गया था, ऐसी चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं। और इसको जो हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से होता है, तो आपको यह ध्यान रखना है। और ये बेसिकली जो है संक्रमित रक्त के संपर्क में आने से जो है होता है, यानी कोई व्यक्ति संक्रमित है हेपेटाइटिस सी वायरस से और उसके रक्त से कोई जो है गलती से उसके संपर्क में आ गया, नीडल से, इंजेक्शन से, इन सब के वजह से, तो उसको दिक्कत हो सकती है। बाकी अगर यौन प्रक्रम भी किया गया है, यौन गतिविधियों की वजह से भी जो है हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी दोनों ये यौन गतिविधियों की वजह से भी फैल सकते हैं। अगर एक व्यक्ति इससे पीड़ित है हेपेटाइटिस बी या सी से, तो उसका पार्टनर है वो भी इससे पीड़ित हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग जो है, जिन भी साथियों ने जो है प्लेलिस्ट नहीं देखा है, तो आप चैनल का प्लेलिस्ट जाके वहाँ पे देख के अलग अलग विषय की जो है आपको बहुत ही सरल शब्दों में कक्षाएं दी गई हैं। और साथ में आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको जो फ्री नोट्स हैं क्लास से रिलेटेड वो आपको आसानी से मिल सके, ताकि आप परीक्षा की तैयारी जो है कम समय में बहुत ही अच्छे से और बहुत ही मजबूती के साथ में कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।